हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एल्गोरिदम और द क्राइटेरियाज टू राइट द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा गया है कि फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरिड आउट इन स्पेसिफिक ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इसका मतलब है अगर हमें कुछ टास्क करना है, अगर उस हमें किसी टास्क के लिए प्रोग्राम लिखना है तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपको कहा गया है कि चलिए आप क्या करिए, आपके पास स्टूडेंट का कुछ डेटा आएगा, आपके पास स्टूडेंट का डेटा आएगा जिसके अंदर आपको स्टूडेंट का नाम दिया जाएगा, स्टूडेंट का एज दिया जाएगा और स्टूडेंट का परसेंटेज दिया जाएगा मार्क्स के फॉर्म में। और आपको कहा गया है, एक कंडीशन दी गई है, आपके पास जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि स्टूडेंट का एज जो है वो कंपल्सरीली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, और आपका जो टास्क है आपके स्टूडेंट के मार्क्स की टोटल चाहिए, मार्क्स यानी परसेंटेज की टोटल चाहिए, परसेंटेज की टोटल। ओके, तो ये टास्क दिया गया है। तो देखिए, अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा मिलने वाला है, मुझे एक कंडीशन दी गई है और मुझे एक पर्टिकुलरली आउटपुट चाहिए जिसके अंदर हमारा फाइनल आउटपुट जो होगा वो हमारा टोटल होना चाहिए। तो इस टास्क को करने के लिए हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं, कुछ सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं। जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट का जो एज है वो 18 से बड़ा है या इक्वल है। अगर छोटा है तो हमें रिजेक्ट करना है। ऐसा कभी नहीं कर सकते कि जिसका एज 17 है उसके मार्क्स की पहले टोटल कर लो और फिर देखेंगे कि उसका जो एज है वो 18 से बड़ा है या नहीं है। अगर उसका एज 18 से बड़ा या 18 नहीं है तो हम उसे कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सबसे पहले आएगी, उसके बाद ही हम टोटल करेंगे, राइट। तो ये सीक्वेंस भी मैटर करता है। और हमारे जो इंस्ट्रक्शंस थी, पहले इंस्ट्रक्शंस क्या थी? पहली इंस्ट्रक्शन थी कि एज को चेक करना, दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है? आपको टोटल करना, दैट्स इट। तो वही तो हमने यहाँ लिखा है। एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आपको उसका ऑर्डर चेक करना है कि आप किस ऑर्डर में उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इस केस में हमारा टास्क क्या था? टोटल कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन द स्टूडेंट डेटा। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखने वाले हैं इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के लिए मुझे अलग अलग क्राइटेरिया तो नहीं रहेंगे। मुझे मिनिमम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है और मुझे करना क्या है, मुझे लिखना क्या है। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर एल्गोरिदम। तो पहला क्राइटेरिया देख सकते हो आप जो भी एल्गोरिदम लिखने वाले, आप जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हो उस पर कोई इनपुट हो या ना हो। तो एटलीस्ट यहाँ पे और चाहिए 0 और मोर इनपुट। तो आपके एल्गोरिदम को कोई इनपुट मिले या फिर इनपुट ना मिले, आपका एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये हुआ पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन है, आपका एल्गोरिदम जब खत्म हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ योर एल्गोरिदम यू शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट वन क्वांटिटी एज अ आउटपुट। तो एंड में आपके पास एक कंक्लूसिव आउटपुट होना चाहिए, तभी आप उसे बोल सकते हो कि आपने सही एल्गोरिदम लिखा है। फिर आता है डेफिनेटनेस। यहाँ पे लिखा है कि इस एल्गोरिदम इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी लिख रहा हूँ जिसके अंदर कोई कंक्लूजन ही नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 की जगह पे अगर मैंने लिख दिया अडल्ट, स्टूडेंट शुड बी अडल्ट। अब यहाँ पे अडल्ट का एज हमने लिखा नहीं तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो दिस इज़ एन अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन। आपने अगर एज को वैल्यू दी है तो आप ऑब्वियसली एज के साथ कंपेयर कर सकते हो कि 18 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। सिर्फ अडल्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, राइट। तो हर एक इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। वही है हमारा थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया आता है फाइनाइटनेस। मतलब हम जो भी काम करने वाले हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं, आगे चल के हमें कुछ टास्क रिपीटेटिवली करने होते हैं, तो वो कभी ना कभी एंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा काम चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, कभी एंड ही नहीं हो रहा है, राइट। तो फाइनाइटनेस, द प्रोसेस शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद, भले ही वो स्टेप्स का काउंट बहुत बड़ा होगा, लेकिन कभी ना कभी उसे ख़त्म होना ही है। ओके। तो कुछ केसेस में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि फिर हमारा जो सर्वर है वो तो कंटिन्यूसली ऑन होता है, फिर उस केस में जब हमारे इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे, तो सर्वर के बारे में मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। तो उस केस में हम फाइनाइटनेस कैसे बोलेंगे? सर्वर तो कंटिन्यूसली ऑन होता है। यस, सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है कि वो कंटिन्यूसली हमें सर्विस प्रोवाइड करता रहे।
लेकिन ऐसे कुछ कंडीशंस आ सकते हैं जहाँ पे हमें उस सर्वर को मैन्युअली शट डाउन करना पड़ेगा, राइट। अगर हमारे सर्वर पे कुछ अटैक हुआ या फिर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है तो सर्वर को हमें मैन्युअली शट डाउन करना होता है। तो वो भी तो एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती या फिर कुछ कंडीशंस ऑकर होती है तो मुझे मैन्युअली शट डाउन करना है, तो ये भी तो एक इंस्ट्रक्शन है। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो कभी ना कभी तो एंड होने ही वाली है। तो इस केस का भी हमें खास करके ध्यान रखना है जब हम लूप्स वाले प्रोग्राम करेंगे तब। फिर आता है इफेक्टिवनेस। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक इनफ टू कैरी आउट थियोरेटिकली। इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्राम लिख के फिर चेक करेंगे कि हमारा एल्गोरिदम सही से काम करे या नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने एक बार एल्गोरिदम लिख दिया तो अगर मैं इसे पेन और पेपर लेके मैन्युअली भी हैंड रन करूँ तो भी ये एल्गोरिदम रन होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था स्टूडेंट का डेटा ये है, ओके, कंडीशन थी एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ये भी समझ में आया। और इसके बाद हमें मार्क्स की टोटल कैलकुलेट करनी है, तो ओके, तो ये मैं पेन और पेपर लेके भी अगर मुझे डेटा दिया गया तो मैं कैलकुलेट कर पाऊँगा, राइट। तो यही है हमारा एल्गोरिदम और इन्हीं क्राइटेरिया को देख के हमें हमारे एल्गोरिदम्स को लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बेसिकली एल्गोरिदम लिखा कैसे जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि राइट एन एल्गोरिदम फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, इसका हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो देखिए एल्गोरिदम लिखने के अलग अलग तरीके, अलग अलग ट्यूटोरियल पे, अलग अलग बुक्स के अंदर भी अलग अलग तरीके से एल्गोरिदम लिखे गए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही सिंटैक्स फॉलो होना चाहिए, आपको सिर्फ उस एल्गोरिदम को ऐसे लिखना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं उसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो कन्वर्ट हो जाए, एक बेसिक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम एक एल्गोरिदम लिखने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्गोरिदम। फिर आप एक फंक्शन बनाओगे, जनरली हम फंक्शन ही बनाते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो देखिए हमें एक यहाँ पे स्वैपिंग का फंक्शन चाहिए, तो मैं एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाया। अब स्वैपिंग 2 नंबर्स की करनी है तो मुझे 2 नंबर्स चाहिए, तो मैंने एज्यूम कर ली कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो ए और बी में आएगा। फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे स्टार्टिंग होगा। कुछ बुक्स के अंदर कर्ली ब्रेस की जगह पे यहाँ पे लिखा गया है बिगिन। आप दोनों में से कोई भी एक सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बिगिन होगा और यहाँ पे एंड में एंड होगा और बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया गया है और कुछ लोग ब्रैकेट के साथ भी लिखते हैं, तो मैं ब्रैकेट ही प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आसान लगता है। फिर आपको स्वैपिंग के लिए एक थर्ड वेरिएबल चाहिए तो आप डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं, आपका अजम्पशन होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है, ओके। फिर इस वेरिएबल के अंदर मैं पहले ए की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं ए के अंदर बी को कॉपी, तो ये सेकेंड डेटा ए के अंदर चला जाएगा और फिर हम लिख देंगे बी के अंदर टी। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स के लिए। अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसे पढ़ूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है 3, जो कि ख़त्म हो जाने वाले हैं 3 इंस्ट्रक्शंस के बाद, जो एल्गोरिदम मेरा क्लोज हो जाएगा। तो इसी एल्गोरिदम को अगर मैं पेन और पेपर से, मैं इफेक्टिवनेस की बात करूँ तो अगर मैं पेन और पेपर से ट्राई करूँ तो वो भी हो जाएगा। तो चलो मान लो ये हमारा ए है, ये है बी और ये है हमारा टी। ए और बी के अंदर हमें कुछ नंबर्स मिले 5 और 9, तो मुझे इनको स्वैप करना था। तो देखिए पहले इंस्ट्रक्शंस पे आपने क्या किया, ए का डेटा बी में डाल दिया, तो चलिए टी में डाल दिया, सॉरी, तो यहाँ पे 5 आ गया, ओके। फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन पे आपने डाला बी का डेटा ए में डाल दो, तो चलो 9 ए में चला गया, तो ये 5 ओवरराइट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 9, 5 है ही नहीं, ओके। फिर आपने बोला टी का जो डेटा था वो बी में डाल दो, तो चलो यहाँ पे 9 रहेगा ही नहीं, टी का डेटा आ गया दैट इज़ 5। तो देखिए ए के अंदर अब 9 आया, बी के अंदर 5 आया। तो मैंने विदाउट राइटिंग अ प्रोग्राम इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करके देखा है, हैंड रन करके देखा है, तो मुझे वो सही से लग रहा है। तो ये आपने जो लिखा है वो एल्गोरिदम बिल्कुल सही है। अब कुछ बुक्स में क्या होगा, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू की जगह पे डॉट और इक्वल्स टू दिया होगा, कोलन और इक्वल्स टू, ये भी सही है। ये एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी पास्कल जिसमें इस टाइप का सिंटैक्स लगता था, तो उस टाइप में जो बुक्स है उसमें ये सिंटैक्स यूज़ किया है। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखेगा कि ए का जो डेटा है बी में डाल दो, तो ये एरो वाला सिंटैक्स भी यूज़ किया है। तो आप किसी भी तरीके से लिखते हो या फिर आप कुछ जनरल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। बस हमारा अल्टीमेट एम यही है कि इसके बाद, इस एल्गोरिदम को पढ़ने के बाद हमारे जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए कि हमें इस डेटा को यहाँ डालना है। तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी एल्गोरिदम लिख सकते हो। तो ये था एल्गोरिदम और उसके क्राइटेरिया। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू measure the complexity of algorithm.